तो ये तो एरियल बॉम्बिंग में इन्होंने पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर सीरिया का बर्बाद तो कर दिया था, पर उसमें जो न्यूक्लियर रॉ मटेरियल था वो वहां पे तब भी मौजूद था। सीरिया को अब ना ही किसी युद्ध के अंदर इंटरेस्ट है, ना ही वो इजराइल के साथ लड़ना चाहता है, ना ही वो तुर्की के खिलाफ कोई हरकत करना चाहता है। ये जितना भी रॉ मटेरियल मिला है ये यूएन की निगरानी के अंडर ही रहेगा। यूएई ने एक नुस्खा अपना लिया जिससे कि ईरान की टोटल इकोनॉमी का कोलैप्स हो जाएगा। इजराइल को इतना ज्यादा नुकसान हुआ इनकी आईसीबीएम मिसाइल्स की वजह से, तब जाके लोगों की आंख खुली कि आप ईरान को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो देखिए, चीन जानता है कि एक बार अगर उसने युद्ध की स्थिति में किसी भी तरीके से उलझ गया तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा चीन। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। दुनिया में इस समय 3 बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनको जानना और समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली खबर बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सीरिया में न्यूक्लियर मटेरियल की प्राप्ति हुई है। सीरियन गवर्नमेंट ने भी कहा, हालांकि गवर्नमेंट ने कहा कि ये खतरे के लेवल की नहीं है, लेकिन उसकी प्राप्ति को एक्नॉलेज किया है और कहा है कि इसे सीरियन गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और साउथ कोरिया की सुरक्षा को लेकर किस तरह अपना कदम पीछे खींचा है। साथ ही यूएई ने ईरान पर ट्रेड एम्बर्गो लगाया है। यूएई का आरोप है कि ईरान ने उस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए, हालांकि ईरान ने इस बात का खंडन किया है। तीनों पहलुओं को आज रणक्षेत्र में समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वक्त के साथ दुनिया का पावर सेंटर अब बदल रहा है। और इन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम। जय हिंद सर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे सीरिया से करना चाहूँगा। सीरिया में न्यूक्लियर मटेरियल की प्राप्ति हुई है, एक अननोन लोकेशन पे इसकी जानकारी है कि ये हुआ है। सीरियन गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है और कहा है कि ये डेंजर के लेवल का नहीं है, लेकिन वो है, इस बात को एक्नॉलेज किया है। यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट ने इस बात को एक्नॉलेज करके क्या दुनिया में जो सीरियन गवर्नमेंट है उसकी लेजिटिमेट को एक्सेप्ट करने के लिए किया है, और इससे उस खित्ते में पूरे क्या असर पड़ेगा। असद एरा के दौर में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अभी और कौन से तथ्य हैं जो सामने आने बाकी हैं? देखिए राम, पहली चीज तो मैं दर्शकों को इतिहास में लेके जाना चाहूंगा कि इजराइल ने अपने F-16 और F-15 हॉर्नेट्स की मदद से, एक था ऑपरेशन ओपेरा, तो ये इन्होंने पहली चीज तो इराक में किया था 1981 में, और तब न्यूक्लियर रिएक्टर वहां के उड़ाए गए थे। ठीक है, तो इराक पे तो ये इन्होंने तब हमला किया 1981 में। फिर 2007 में इजराइल ने फिर से हमला किया सीरिया पे। 2007 में इजरायली एयरक्राफ्ट ने सीरिया की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला किया और उसे बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो अब देखिए, आप न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर सकते हो, पर उसके अंदर स्टोर किया हुआ न्यूक्लियर मटेरियल, गैजेट्स, उसके इंस्टॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, सेंसर्स, डिटेक्टर्स, वो कुछ हद तक डैमेज हो सकते हैं, पर पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए आपको ऑन ग्राउंड उतरना पड़ता है। तो ये तो एरियल बॉम्बिंग में इन्होंने पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर सीरिया का बर्बाद तो कर दिया था, पर उसमें जो न्यूक्लियर रॉ मटेरियल था वो वहां पे तब भी मौजूद था। तो जब से अभी प्रेसिडेंट अहमद अल शर्रा आए हैं, तो वो आईएईए के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, और इन्होंने आईएईए के साथ मिलके ये कुछ रॉ मटेरियल जो था, न्यूक्लियर रॉ मटेरियल, इसका इन्होंने डिस्क्लोजर किया है। और अब मुझे लगता है कि ये आईएईए इसको डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कॉन्फिस्केट करेगा, और या तो इसे डिसमेंटल करेगा या फिर ये किसी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क को
बेचा जाएगा, जिसका पैसा ये सीरिया के डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। तो ये जो न्यूक्लियर ठीक है। स्टॉक पाइल थी, जो अनयूज्ड रॉ मटेरियल था, न्यूक्लियर मटेरियल, इसका अब यहां से इवैक्यूएशन होगा, यहां से निकाला जाएगा। तो ये खुलासा हुआ है। एंड जाहिर सी बात है, एक और पहलू भी आगे आ रहा है कि सीरिया को अब ना ही किसी युद्ध के अंदर इंटरेस्ट है, ना ही वो इजराइल के साथ लड़ना चाहता है, ना ही वो तुर्की के खिलाफ कोई हरकत करना चाहता है। तो बेसिकली सीरिया ने इतनी डिस्ट्रक्शन, बर्बादी और नुकसान अभी देख लिया है कि मुझे नहीं लगता कि अब सीरिया आगे आने की कोशिश करेगा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को लेके, क्योंकि एक सिविल वॉर ने इनको पूरे तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। तो वो अभी इंटरेस्टेड ही नहीं है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में वो अब हिस्सा लें। उनका मेन फोकस रहेगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीरिया, रीडेवलपमेंट ऑफ सीरिया, उसका इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, अलग अलग बिजनेसेस और बिजनेस वर्टिकल्स को लेके आएंगे ऊपर, और एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ सीरिया आगे बढ़ना चाहता है। और ये वो सीरिया नहीं बनना चाहता जिसकी वजह से आसपास भी बहुत जान माल का नुकसान हुआ, सीरिया का भी नाम खराब हुआ। और जो डिक्टेटर था बशर अल असाद, उसने बिना कोई परवाह किए अपने लोगों की, उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कहीं पे वार्तालाप कर लें, कहीं पे नेगोशिएशंस कर लें, पीस टॉक कर लें, सीज फायर कर लें, ऐसा उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। तो इसकी वजह से अब मुझे लगता है कि सीरिया ने अपना मन बना लिया है कि ना उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, और इसे ऑपरेशन ओपेरा या फिर ऑपरेशन बेबीलोन भी कहा जाता है। ये इराक में हुआ था और सीरिया वाले का नाम था ऑपरेशन ऑर्चर्ड। तो ऑपरेशन ऑर्चर्ड के तहत सितंबर 2007 में यह हमला हुआ था, और टारगेट था इनका अल किबार न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो यहां पे जो नुकसान पहुंचाया, अब इसी का ही बचा कुचा सामान ये आईएईए को देना चाहते हैं। और कोई भी चीज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिजेंबल करती हो या ताल्लुकात रखती हो, उससे ये अपने पीछा छुड़वाना चाहते हैं। ये इस टेक्नोलॉजी में नहीं डील करना चाहते। ठीक बात है सर। ये खबर इस रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि ईरान से पहले ही न्यूक्लियर मटेरियल को लेकर युद्ध चल रहा है अमेरिका के साथ। अब सीरिया में भी इस तरह की खबर आ रही है कि न्यूक्लियर मटेरियल है। देखिए, सीरिया में ये अब जैसे खुलासा किया है, तो ये जो न्यूक्लियर मटेरियल मिला है, ये जान माल को हानिकारक इतना नहीं है, ना ही ये रेडियो एक्टिव है, पर ये मतलब एक रॉ मटेरियल के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, और ये सीरिया के कंट्रोल में है। और सीरिया ने आईएईए को इनवाइट किया और बोला है कि आप डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते आप लेजिटिमेसी दीजिए, आप अपनी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी को अप्लाई कीजिए, और ये जितना भी रॉ मटेरियल मिला है ये यूएन की निगरानी के अंडर ही रहेगा। अब डेफिनेटली यूएन, जैसे मैंने पहले बोला कि एक तरीका ये हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी को डिसबैंड करके कहीं और बांट दिया जाए, और अगर इसे डिस्ट्रॉय करना है तो इसे या तो सीरिया के अंदर ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा, या फिर ये आईएईए की परमानेंट निगरानी के अंडर इसे ताले में रखा जाएगा और इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और ऊपर से देखें, ये ओल्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड रॉ मटेरियल है, जिसका आज के लेटेस्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएशन के मामले में इस रॉ मटेरियल का कुछ ज्यादा रोल नहीं है। तो ये भी एक किस्म से चीज है कि ये पुराने एरा का एक न्यूक्लियर मटेरियल है, जिसको एक थ्रेट के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। पर सीरिया ने ये डिस्क्लोज किया, यही एक बहुत बड़ी बात है कि सीरिया का माइंडसेट अब दर्शाया जा रहा है कि वो अब डेवलपमेंट की ओर जाना चाहते हैं। वो हथियार, कॉन्फ्लिक्ट, न्यूक्लियर मटेरियल
या किसी भी वॉर पे नहीं जाना चाहते किसी के साथ। सर, हम आगे बात करते हैं पूरे ईरान के युद्ध पर। यूएई ने ईरान पर आरोप लगाया है कि ईरान ने यूएई पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं, एक उसके वाटर टेरिटरी में गिरा और एक वाटर में गिर गया। हालांकि ईरान ने इस बात का खंडन किया है, लेकिन इसको आधार बनाते हुए यूएई ने ट्रेड एम्बर्गो ईरान पर लगा दिया है। सबसे पहले मैं आपको ये जो ट्रेड एम्बर्गो है इसको समझना चाहूँगा। इसके साथ ये भी जानना चाहूँगा कि अब तक ईरान खाड़ी देशों पर हमला करता था, तो एक जो बाकी देश हैं वो ईरान पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट कोई रिएक्शन या एक्शन देखते हुए नहीं दिखते थे। लेकिन यूएई के इस कदम के बाद क्या जो बाकी देश हैं जिन पर ईरान हमला करता है, जैसे सऊदी अरेबिया, वो देश भी कुछ इस तरह के कदम उठा सकते हैं? ट्रेड एम्बार्गो मतलब ट्रेड पे बैन लग गया है, तो दुबई कुछ भी किसी भी तरीके से ये ईरान के कोई भी ईरान के कमर्शियल इकोसिस्टम में कोई हिस्सा नहीं लेगा। तो ईरान के जो ट्रेडर हो गए या री एक्सपोर्ट वाली चीजें हो गई, लॉजिस्टिक कंपनी हो गई, बैंक हो गए, बिजनेस हो गए जो यूएई या दुबई के जरिए चल रहे थे, ये सारी चीजों को बंद करेंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेके भी सारी चीजें बंद की जाएंगी। ठीक है, तो ये किया है और ईरान इसकी वजह से इकोनॉमिक कोलैप्स तो तय है ईरान का, क्योंकि जो भी ठीक ठाक पैसा आ रहा था वो आखिरी विकल्प यूएई से ही था। ठीक है, और अगर इसी टाइप की सेम रिस्ट्रिक्शन अगर सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान ने ये इसी टाइप का कुछ ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया ईरान पे, तो ईरान में ना कोई खाने पीने की चीज जाएगी, ना कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, टोटल कट ऑफ ऑफ मतलब ट्रेड से वो हो जाएगा। इनके फाइनेंशियल एसेट्स सारे फ्रीज कर दिए जाएंगे। तो एक किस्म से एक ये इकोनॉमिकल चोक पॉइंट बन जाएगा, जहां पे कि ईरान सब कुछ अपना जो उसके वर्चुअल एसेट्स है या ओवरसीज जो गल्फ के अंदर इनका पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो थोड़ी बहुत जितनी भी हो रही थी इनफॉर्मल तरीके से, वो भी बंद हो जाएगी। यूएई ने एक नुस्खा अपना लिया जिससे कि ईरान की टोटल इकोनॉमी का कोलैप्स हो जाएगा। सर, अब तक युद्ध को अगर हम देखें तो ईरान खाड़ी देशों पर हमला करता था, अमेरिकन बेसिस पर करता था, कई जगह तो उसने सिविल प्रॉपर्टीज पर भी हमले किए हैं। लेकिन इन खाड़ी देश जो बाकी देश हैं, चाहे सऊदी अरेबिया कहें, ईरान कहें, यूएई कहें, ओमान कहें, ये देश जो है ईरान पर डायरेक्ट हमला नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर रहे थे। लेकिन यूएई के इस कदम के बाद क्या ये माना जाए कि खाड़ी में जो बाकी देश हैं उनका नजरिया अब ईरान को लेकर बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है? देखिए, जरूर बदल रहा है और डर का माहौल है। जिस तरीके से ईरान ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का उदाहरण दिया है, MIRV टेक्नोलॉजी का उदाहरण दिया है, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का उदाहरण दिया है, तो इतनी सारी चीजें देख के और जिस तरीके से उन्होंने डेविड स्लिंग, एरो, पेट्रियट सिस्टम्स को बर्बाद भी किया है, तो इन सब चीजों को मन में रखते हुए सभी खाड़ी देश के मुल्क हैं उनके लिए एक वेकअप कॉल है। अब वो ईरान को जो कि शिया मुल्क है ईरान, उसको बिल्कुल भी नीचे की उस पे नहीं देख सकते हैं, लो स्टैंडर्ड। वो उसने अपनी एक स्टैंडिंग बना ली है, उसने अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्रोल बना लिया है। और आप देखें, जब से अमेरिका के बेसिस पे भी हमला हुआ है, सभी खाड़ी मुल्कों को ये की तो यकीन हो गई है कि उनको खुद का ही कमांड एंड कंट्रोल बनाना पड़ेगा, उन्हें खुद ही मोबिलाइजेशन, लॉजिस्टिक्स और खुद की सेफ्टी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका या किसी अन्य मुल्क की फौज के ऊपर अब निर्भर नहीं रह सकते। लड़ाई उनके दरवाजे पे दस्तक दे चुकी है और वो तमाशबीन बन के बैठे रहे और कुछ भी नहीं रोक सके। ना अमेरिकी मिलिट्री बेसिस डेटर कर सकी ईरान का कोई भी हमला। इजराइल को इतना ज्यादा नुकसान हुआ इनकी ICBM मिसाइल्स की वजह से, तब जाके लोगों की आंख खुली कि आप ईरान को इग्नोर नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट लुक अवे फ्रॉम ईरान एनी मोर।
ईरान अगर कुछ बोले मींस इट मींस बिजनेस। वो उसकी हर एक बोली गई हुई चीज पे गौर करना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो पुराने दिन नहीं रहे, ना ये ईरान पुराना रहा है। ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग ईरान है और अपनी हदबंदी भी जानता है और अपने दायरे भी नहीं क्रॉस कर रहा है, पर अपने इलाके के अंदर खूब डोमिनेट कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो खाड़ी मुल्कों को पता लग गई है कि यू कैनॉट एस्केप यू कैनॉट एस्केप ईरान, यू कैनॉट इग्नोर ईरान एनी मोर। ठीक बात है सर। आपने कहा कि अमेरिका खाड़ी देशों को उतनी सुरक्षा नहीं दे पाया जितनी की देनी चाहिए। सिर्फ अमेरिका ही नहीं सर, अगर मैं साउथ कोरिया और जापान की भी बात कहूं तो वहां से भी स्थितियां कुछ विपरीत ही नजर आ रही हैं। साउथ कोरिया के साथ जो अमेरिका की एक्सरसाइज थी, डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद जो उसे 6 दिन पहले कर बंद कर दिया गया। और ये बात भी कही जा रही है कि साउथ कोरिया ने मिलिट्रीली सेल्फ रिलायंस की बात कही है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया की सुरक्षा से भी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो प्रेसिडेंट ट्रंप जब पावर में आए तो उन्होंने बोला कि वो अपने अमेरिकन ट्रूप्स को घर लेके आएंगे। तो ये उनकी प्रायोरिटी थी पहले से ही कि वो बाहर लड़ाई नहीं करवाएंगे। अब जैसे कि ईरान ने मुंह की चोट मारी है अमेरिका को, तो अमेरिका को भी अब पता लग गया है। तो उसने देखा कि नेटो ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, दक्षिण कोरिया ने सपोर्ट करने से मना कर दिया, नेटो ने भी सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो ये सारी चीजें मन में नजर रखते हुए अमेरिका ने अब एक पॉलिसी चेंज की है। उसने यूरोप से काफी तादाद में अपने सोल्जर्स वापस बुला लिए हैं, ठीक है। ऊपर से उन्होंने अब दक्षिण कोरिया में भी जो उनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं वो 1 हफ्ता पहले बंद करने का ऐलान कर दिया है। किम जॉन उनको लेके अच्छी बात होने लग गई है, सॉफ्ट होने लग गया यूएस से किम जॉन उनको लेके। और साउथ कोरिया के रवैये से बड़ा हैरान हुआ था यूएस जब उसने मदद मांगी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर साउथ कोरिया मदद करेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये आर्ग्यूमेंट दिए कि जौन से मुल्कों के लिए ये अपनी जी जान लगाने को तैयार थे और प्रोटेक्ट कर रहे थे, वही मुल्कों ने अभी इनको मना कर दिया है किसी भी प्रकार से मदद करने के लिए। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये फैसला लिया है कि वो अब इनकी मदद नहीं करेगा। अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और अमेरिका के अंदरूनी हालात जिस तरीके से खराब हैं, तो वो अपनी मिलिट्री को वापस लाना चाहते हैं, उसे पूरा एक रीसेट बटन दबाना चाहते हैं, एक प्रॉपर तरीके से ड्रोन वॉरफेयर, सैटेलाइट, एआई सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको इक्विप करेंगे, इनको दोबारा ट्रेनिंग की कराई जाएगी इनको। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका अपनी मैन पावर, मिलिट्री मैन पावर जो ओवरसीज है, उसको रोबोट्स के जरिए रिप्लेस करेगी। कि अब रोबोटिक एलिमेंट्स ये अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को ऑक्यूपाई करेंगे, ना कि अमेरिकन सोल्जर्स बहुत बड़ी तादाद में। सोल्जर्स होंगे पर कम तादाद में होंगे, ज्यादातर रोबोट्स डिप्लॉय कर दिए जाएंगे जो यहाँ पे रहेंगे, और कुछ ह्यूमन स्टाफ रहेगा जो इनका मेंटेनेंस, देख रेख, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स वाली चीजों में इन सिस्टम्स को मदद करेंगे और मॉनिटर करते रहेंगे। तो अमेरिका का पूरा माइंडसेट चेंज हो गया है जब उसे पता लगा कि उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा होना चाहता, खासकर ईरान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है। तो इन चीजों को मन में रखते हुए अब अमेरिका का भी फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट होगा, वो भी सॉफ्ट डिप्लोमेसी में बिलीव करेंगे। और जिस तरीके से किम जॉन उन को 2019 में प्रेसिडेंट ट्रंप मिले और वार्तालाप भी की, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका उत्तर कोरिया से लेके खुद के रिश्ते अच्छे बनाएगा और अब वो साउथ कोरिया को इतनी प्रायोरिटी नहीं देने वाला है। तो मुझे लगता है कि यस, इससे काफी हद तक एक आइस ब्रेकिंग होगी, आइस मेल्टिंग होगा, और जो इनसिक्योरिटी थी, जो रिलक्टेंस था एक दूसरे के प्रति,
उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच वो भी फासले कम हो जाएंगे, रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। जो ट्रेड एम्बार्गो लगा है इनके ऊपर और रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं वो उठा दी जाएंगी और उत्तर कोरिया को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो एक डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करे और अपने रिश्ते और रिलेशंस बाकी मुल्कों के साथ अच्छे रखे। तो डेमोक्रेसी का तो मुझे पता नहीं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो थ्रेट अमेरिका को था, मतलब साउथ कोरिया से ज्यादा मुझे लगता है कि उत्तर कोरिया अमेरिका के खिलाफ था। वो अमेरिका के ये कदम से मुझे लगता है कि रीजन में काफी पीस आएगा और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया इन सारी चीजों को मन में रखते हुए और अमेरिका को पीछे हटते हुए देखते हुए मुझे लगता है कि दक्षिण कोरिया ही एक पीस टॉक की पेशकश करेगा उत्तर कोरिया को लेके, जिससे कि मुझे लगता है कि ये बात आगे बढ़ेगी पीस टॉक को लेके, ना कि अबेंडन होगी। तो सिचुएशन फ्रेजाइल भी है, डिपेंड करता है कि क्वाड का रुख कैसे होगा, एटीट्यूड कैसे होगा। अगर अग्रेसिव होगा तो उत्तर कोरिया और चीन दोनों को इनसिक्योरिटी रहेगी, खासकर चीन को ज्यादा इनसिक्योरिटी रहेगी क्वाड को लेके, बिकॉज इट इज टू काउंटर चाइना एंड नॉट नॉर्थ कोरिया। पर नॉर्थ कोरिया भी एक थ्रेट है। तो आने वाले समय बताएगा डिप्लोमेटिकली कि रिश्ते कैसे और कितने अच्छे होंगे। सर, आपने चीन की बात कही तो यहाँ चीन को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साउथ कोरिया पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया और जिस तरह से साउथ कोरिया भी मिलिट्री सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है, जापान ने भी मिलिट्री जो बजट है उसको अपने जीडीपी की 2% करने की घोषणा की है। ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं चीन के पड़ोस में ही हो रहे हैं, इन सभी डेवलपमेंट्स को चीन कैसे देखता है और चीन इन सब डेवलपमेंट्स में किस तरह की प्रतिक्रिया कर सकता है? देखिए, चीन एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और जिस मुकाम पे आज चीन है मुझे नहीं लगता कि वो अभी किसी स्थिति में है कि वो लड़ाई चाहेगा, क्योंकि जिस दिन उसने लड़ाई को छेड़ दिया तो मुझे लगता है कि क्वाड उसके खिलाफ हावी हो जाएगी और क्वाड के अलावा उसकी जो इकोनॉमी है और बाकी मुल्कों से जो कर्जा उसने वापस लेना है उस पर भी रोक लग जाएगी। भारत के खिलाफ उसके रिश्ते खराब हैं तो उधर भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा चीन को, और ताइवान को लेके यूएसए कन्फ्रंट करेगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये 3 मुल्क वैसे ही चीन के खिलाफ है इस पूरे इलाके को लेके। सिंगापुर भी खुश नहीं है चीन की एग्रेसिव स्टांस को लेके। तो देखिए, चीन जानता है कि एक बार अगर उसने युद्ध की स्थिति में किसी भी तरीके से उलझ गया तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा चीन को। और इतने सालों की करी कराई मेहनत, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट जो भी बीजिंग ने किया है तो उस पे पानी फिर जाएगा और चीन के निशाने पे मतलब वेस्ट तो था ही था, और मुझे लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज और नेटो और क्वाड हो गया, ये सारे मुल्क चीन के खिलाफ है। चीन ने मालदीव्स में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया, उन्होंने श्रीलंका में भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने की कोशिश की। तो फिर अब बांग्लादेश में जैसे अमेरिका अपना गढ़ जमा रहा है तो चीन को बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि देखिए अमेरिका का हमेशा मुद्दा रहा है चीन को कैसे घेरना है। तो जापान की तरफ से अमेरिका जापान के साथ है तो वहां से घिरा हुआ है। आप देखें ताइवान के साथ भी अमेरिका है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस के साथ भी अमेरिका है। बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड में भी वो दिन दूर नहीं कि अमेरिकन, बल्कि मैं अभी भी बोल रहा हूं कि आज की तारीख में अमेरिकन आर सिटिंग इन सेंट मार्टिन आइलैंड ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो अमेरिकन की मौजूदगी है बांग्लादेश में। इसको लेके भी चाइना में बहुत इनसिक्योरिटी आई हुई है। और फिर अफगानिस्तान में जिस तरीके से चीन पैसे दे रहा है माइनिंग के लिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, और उसने ये भी इंश्योर किया है कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी दे, तालिबान को ट्रेनिंग भी दे, एक शर्त पे कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस या अमेरिकन की एंट्री वहां पे ना हो सके, ना ही कोई अमेरिकन कंपनी अफगानिस्तान में एंटर करे। तो वो चीज तालिबान ने इंश्योर की है। तो एक तरफ से वो एक मुल्क है
अफगानिस्तान जहां पे कि चीन का जो बॉर्डर है वहां पे वो सेफ फील करते हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो वहां पे अमेरिकन प्रेजेंस अपना बनाई हुई है उसने, और वो अभी टग ऑफ वॉर के तौर पे है कि पाकिस्तान किसकी ओर है, अमेरिका की या चीन की ओर। तो चीन को इसमें भी काफी मतलब जोर देना पड़ रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते भी बना के रखे, क्योंकि कर्जा बहुत है पाकिस्तान का, ने बहुत कर्जा लिया हुआ है चीन से। तो वो पैसे की वापस रीपेमेंट होने के लिए उसने अपने रिश्ते बरकरार रखने पड़ेंगे पाकिस्तान के साथ। और तो देखिए ये धीरे धीरे जिस तरीके से अमेरिका शिकंजा कसना चाहता है चीन के खिलाफ, तो चीन में बहुत ही हलचल मची हुई है। और चीन जानता है कि एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो रुकेगा नहीं, ये थमेगा नहीं, और ये युद्ध फिर इकोनॉमिक हो जाएगा, एआई पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, है ना। और किसी भी चाइनीज सिटीजन को फिर वीजाज नहीं मिलेंगे, उनके मतलब कोई भी वायोलेशन होगा तो ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होंगी चाइनीज सिटीजन्स के लिए सेटल्ड अब्रॉड। तो वेस्टर्न कंट्रीज में अभी भी चीन को एक कम्युनिस्ट कंट्री के तौर पे देखा जाता है, ना कि डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे। तो चीन को लेके बहुत सारी एप्रीहेंशन है, और चीन भी जानता है कि उसे एक ही मौका देना है दुनिया को। अब वो ताइवान से युद्ध पे जाए या हिंदुस्तान से युद्ध की स्थिति में आ जाए, तो यही दो एक बहाने हैं जिसकी वजह से पूरा विश्व चीन के खिलाफ कभी भी खड़ा हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अभी ना ही लड़ाई करने के रुख में है या पोजीशन में है, ना ही वो किसी लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट को अपने ऊपर लेना चाहता है आज की तारीख में। ठीक बात है सर। एक बात, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, उनका ईरान से सीधा वॉर चल रहा है, नाटो से भी उनकी असहमति रही है, वहाँ से भी खुद को अलग करने की कोशिश की है, जिसके बाद यूरोपियन देशों से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे, जापान, साउथ कोरिया, इनसे भी अब जिस तरह के फैसले लिए हैं उस तरह से मन मुटाव है। इसके बाद ये तमाम देश, यूरोप ने इंडिया के साथ ट्रेड डील की, साउथ अमेरिका की कंट्रीज के साथ ट्रेड डील की, तमाम देश एक अल्टरनेट डील या अल्टरनेट फॉर्म ऑफ पावर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में जो पावर सेंटर है वो शिफ्ट करेगा अमेरिका से दूसरे देशों की ओर? देखिए, एक किस्म से अमेरिका ये जो हरकतें कर रहा है, ये एक ही मैसेज दे रहा है बाकी मुल्कों को कि वो आत्मनिर्भर बने। मतलब पूरी डेमोक्रेसी का ठेकेदार अमेरिका नहीं रह सकता। उसे ये अभी ईरान के खिलाफ के युद्ध में से रियलाइज हुआ है, जिस तरीके से उसे निशाना बनाया गया है, जिस तरीके से अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चैलेंज किया गया है, और ज्यादातर ईरान चीन की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, ना कि रूस की। तो डेफिनेटली अमेरिका का अगर फोकस होगा युद्ध को लेके, तो वो पूरा का पूरा चीन को लेके होगा। रूस को वो थ्रेट मानते हैं, पर मेन थ्रेट अब रूस की बजाय चीन पे ज्यादा फोकस है कि चीन हैज बिकम अ प्रॉब्लम। और वो ये कदम उठा के जितने भी मुल्कों को अमेरिका मदद कर रहा है, उनको एक किस्म से एक आत्मनिर्भरता की ओर इन मुल्कों को धकेल रहा है। उन्हें एक सेंस ऑफ मतलब फॉर ग्रांटेड जो लेते थे अमेरिका को कि कोई भी दिक्कत आ गई तो अमेरिका तो बैठा ही है, तो वो अब इन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन सबके मन से वो बात हटवा दी है, गलतफहमी दूर करवा दी है कि अब अमेरिका खुद के बचाव के लिए, खुद की मिलिट्री की अपग्रेडेशन के लिए, और खुद अपने बॉर्डर को मजबूत करने के लिए, और इनकी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसको रीवैम्प करने के लिए अभी अमेरिका का ज्यादा फोकस खुद के ऊपर ही रहेगा, खुद की मिलिट्री के ऊपर रहेगा। और मुझे लगता है कि ये जो तब्दीलियां अमेरिका कर रहा है, ये जो आप कहें कि जो एलाइड मुल्क हैं अमेरिका के, वो एक किस्म से अपने पैर पे खड़े होंगे और अपनी तैयारी खुद करेंगे, और ना ही जैसे खाड़ी के देशों ने गलती की कि उन्होंने अपनी फौजों को नहीं तैयार किया इस बात पे निर्भर रहते हुए कि अमेरिका तो है ही है प्रोटेक्शन के लिए।
पर अब पता लग गया है कि आजकल का वॉरफेयर और जिस तरीके से ड्रोन वॉरफेयर है कि देयर आर नो गारंटीज इन वॉर। तो अमेरिका को ये महसूस हुआ कि वो खुद की फौज को अपग्रेड करे, ट्रेन करे एज पर द न्यू एरा ऑफ वॉरफेयर विच इज ड्रोन वॉरफेयर, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स। तो ये पूरा एक नया डायमेंशन है। तो इसकी तैयारी के लिए अमेरिका को पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा, जो कि वो अब उस तैयारी में जुट चुका है। और मुझे लगता है कि जब अमेरिका खुद तैयार होगा तो वो खुद ही इन्हीं मुल्कों को बोल देगा कि वो अब तैयार है वापस आने के लिए। पर फिलहाल तो अमेरिका को खुद के ही मुल्क के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और जो उनके पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं इंटरनली उसको वो ओवरकम करेंगे पहले। ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।